साथियों, फिर मैं आपके सामने YouTube पे अपना नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज मेरे वीडियो का लास्ट सब पॉइंट है, जो सेकंड यूनिट का लास्ट सब पॉइंट, उसके बाद में अपना सेकंड यूनिट एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन का खत्म हो जाएगा, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट क्लिप पढ़ाया था वैदिक कालीन शिक्षा, सेकंड था मेरा मुस्लिम कालीन शिक्षा, थर्ड था बुद्ध कालीन शिक्षा, फोर्थ था ब्रिटिश कालीन शिक्षा, ब्रिटिश युग में जो शिक्षा दी गई थी। अब है अपना लास्ट सब पॉइंट, सेकंड लास्ट सब पॉइंट जो है शैक्षिक नियोजन, यानी इसमें हम पढ़ेंगे शैक्षिक नियोजन का अर्थ और अभिप्राय, शैक्षिक नियोजन के सिद्धांत पढ़ेंगे और शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम तीनों को मिलकर शिक्षण नियोजन की प्रक्रिया बनाई जाती है। ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शैक्षिक नियोजन का अर्थ तथा अभिप्राय। शिक्षा और नियोजन अनिवार्यतः दो प्रकार से संबंधित होते हैं। एक तो वह जो नियोजन स्वयं में एक शैक्षिक प्रक्रिया है, और दूसरा नियोजन के परिणाम केवल उस समय तक प्राप्त होते हैं जब तक व्यक्ति शिक्षित हो, वह उत्पादन के बढ़े हुए साधनों का पूर्ण रूप से उपयोग कर सके और नियोजन के उद्देश्यों को समझकर चेतन रूप से उन्हें प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। जब हम योजना बनाते हैं तो शैक्षिक प्रक्रिया उसके अंदर अंतर्निहित होती है, क्योंकि योजना का निर्माण साधनों का, सामाजिक आवश्यकताओं का, व्यक्तिगत कठिनाइयों का ज्ञान होना चाहिए। यानी ऑल ओवर कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि योजना निर्माण में नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका मुख्य कार्य समस्या का समाधान। शैक्षिक प्रक्रिया में यह सभी कार्य निहित है। अतः जब हम नियोजन प्रक्रिया को शिक्षा की वृद्धि एवं विस्तार की ओर लगाते हैं तो यह प्रक्रिया शैक्षिक नियोजन क्रिया कहलाती है। शैक्षिक नियोजन को दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब हम नियोजन के नियमों, सिद्धांतों तथा तकनीकों का उपयोग शिक्षा के विस्तार, वृद्धि, समस्या समाधान में लगाते हैं तो यह प्रक्रिया शैक्षिक नियोजन प्रक्रिया कहलाती है। यानी एजुकेशनल प्लानिंग implies taking a decision of future action with the view of achieve and predetermined objective throughout of the optimum use the source and resources। शैक्षिक नियोजन आर्थिक नियोजन का अंश है तो लेकिन इसकी प्रकृति आर्थिक नियोजन से भिन्न है। शिक्षित व्यक्ति ही साधनों का पूर्णतः उपयोग कर सकते हैं तथा नियोजन के उद्देश्य समझ सकते हैं। शिक्षा द्वारा सामाजिक आर्थिक प्राथमिकताओं को वरीयता दी जाती है, अर्थात शिक्षक नियोजन हेतु शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे तब शैक्षिक नियोजन के सिद्धांत, अर्थ के अभिप्राय के बाद में पढ़ेंगे शैक्षिक नियोजन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट। सबसे पहला सिद्धांत है प्राथमिक आवश्यकता का सिद्धांत। जब हम किसी क्षेत्र, राज्य या राष्ट्र की शिक्षा का नियोजन करते हैं तो उस राज्य का क्षेत्र, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हम उस शिक्षा की योजना बनाते हैं। शिक्षा उद्देश्य आधारित सिद्धांत से होनी चाहिए। किसी शैक्षिक नियोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे शिक्षा के वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। तीसरा है द प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइनिंग प्रोसेस, यानी वरीयता निर्धारण का सिद्धांत। शैक्षिक नियोजन उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है, अतः नियोजन द्वारा किसी उद्देश्य की प्राप्ति को वरीयता तथा प्राथमिकता दी जाए, यह निर्धारित करने की आवश्यकता है। अब है फोर्थ आपके विकल्पों के निर्धारण का सिद्धांत। शैक्षिक नियोजन के समय ही विकल्पों का निर्धारण किया जाता है, अतः हम निर्धारण करते हैं कि एक उद्देश्य जो किन्हीं कारणों से प्राप्त नहीं हो पाते, उनके स्थान पर अन्य विकल्प क्या हो सकता है जिससे हम उसके नियोजन के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। विकल्पों के निर्धारण के बाद में हम पढ़ेंगे तथ्यों का संकलन तथा मूल्यांकन, यानी डाटा कलेक्शन एंड द इवोल्यूशन। शैक्षिक नियोजन के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाओं तथा तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। इसी के विश्लेषण पर नियोजन के समय हम निश्चित कर लेते हैं कि शैक्षिक नियोजन के परिणाम स्वरूप उपलब्धियों का मूल्यांकन किस प्रकार होगा, यानी मूल्यांकन कब, किस प्रकार तथा किन प्रविधियों से होगा। ऐसे समस्त तथ्यों का पूर्व निर्धारण आवश्यकता है। अब अपना सेकंड लास्ट पॉइंट
वास्तविकता का सिद्धांत। किसी भी नियोजन को काल्पनिक नहीं होना चाहिए, अर्थात यथार्थ रूप में जो देश समाज की वास्तविकता को उसके आधार पर योजना बनानी चाहिए। कार्यकर्ताओं का चयन। शैक्षिक नियोजन के समय वह निर्धारित कर देना चाहिए कि शैक्षिक कार्यक्रमों के संपन्न करने के लिए किस प्रकार के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी, उनका चयन किस प्रकार का होगा, उनके कार्य क्या होंगे और उनके समस्त कार्यों के तथ्यों पर किस प्रकार विचार किया जाएगा। इन सारे विचारों को ध्यान में रखकर कार्यकर्ताओं का चयन किया जाता है। अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट, शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया। यानी शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया में अध्यापक यानी शिक्षक, छात्र तथा पाठ्यक्रम। नियोजन की प्रक्रिया में इन 3 जनों का होना बहुत ही आवश्यक है। शिक्षण के मध्य होने वाली तीनों प्रक्रिया का नाम सामाजिक तथा सुनियोजित प्रक्रिया है। शिक्षण का मेन उद्देश्य उस पाठ्यक्रम को पढ़ाकर छात्र के व्यवहार। शिक्षक क्या करता है, पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए उस पाठ्यक्रम को पढ़ाकर छात्र के अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया में शिक्षक, छात्र तथा पाठ्यक्रम, इन तीनों को शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण दिया जाता है। पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए कुछ विधियों, प्रविधियों, सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना पड़ता है। सेना की भांति अध्यापक को अपनी एक नीति व्यूह रचना का निर्माण करने की आवश्यकता होती है। अध्यापक छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन एक शिक्षण व्यूह रचना का उपयोग करके ही ला सकता है, जिससे छात्र के वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। पाठ्यक्रम को जिस उद्देश्य से पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए जिस उद्देश्य को प्राप्त करके वो छात्रों के अपेक्षित व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करता है, वो शिक्षक, छात्र तथा पाठ्यक्रम के यानी शिक्षक, छात्र तथा पाठ्यक्रम शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। हमने पढ़ा कि शैक्षिक प्रबंधन में किस तरीके से नियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। शैक्षिक प्रबंधन के लिए किस तरीके से नियोजन में पाठक में छात्र और उसका अध्यापक और पाठ्यक्रम का होता है। अब अपन इस प्रबंधन की विशेषताएं क्या है शैक्षिक प्रबंधन की, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रबंध व्यक्तियों के कार्य कराने की कला है। प्रबंध मानवीय तथा भौतिक संसाधनों में समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। प्रबंध विकास की प्रक्रिया है। प्रबंध पर्यावरण को बनाए रखने की कार्य है। प्रबंध में निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल है, जैसे नियोजन, प्लानिंग, उद्देश्य का प्रतिपादन यानी फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, नियुक्ति करना यानी अपॉइंटमेंट करना, संपादन एवं समन्वय करना यानी एक्सक्यूजन एंड कोऑर्डिनेशन, मूल्यांकन तथा नियंत्रण करना यानी इवोल्यूशन एंड कंट्रोलिंग, और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना यानी मोटिवेटिंग ऑफ वर्कर्स। अब हम पढ़ेंगे शैक्षिक संबंध में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका है, यानी द रोल ऑफ हेडमास्टर इन एजुकेशन मैनेजमेंट। शिक्षण के क्षेत्र में प्रधानाध्यापक की भूमिका एक ऐसे नेता की तरह होती है जिस क्षेत्र में उसे छात्र, छात्रा, शिक्षक, छात्र, शिक्षक, शिक्षक और शिक्षक तथा निरीक्षक, शिक्षक तथा अभिभावक आदि के संबंधों को संतुलित एवं निर्धारित करता है। शिक्षक तथा छात्र, शिक्षक तथा अभिभावक और शिक्षक तथा शिक्षक के बीच में कोऑर्डिनेट करना, समन्वय करना स्कूल के प्रधान जो हेडमास्टर होते हैं, प्रधानाध्यापक, उनका कार्य शैक्षिक मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शिक्षा के समस्त प्रकार के संबंधों पर उसके व्यक्तित्व की अमिट छाप होती है। प्रधानाध्यापक का रोल हमेशा अपने स्टाफ के साथ में एक लीडर की भांति होता है। एक लीडर के लीडरशिप के पीछे यानी उसके नेतृत्व में ही अन्य शिक्षकों को अपना कार्य समापन करना होता है। जैसे जैसे प्रधानाध्यापक उसको अपने लीडरशिप से नेतृत्व करेगा, उसी के नेतृत्व के पद चिन्हों पर चलते हुए अन्य स्टाफ यानी उसके अध्यापकों को, कार्यकर्ताओं को उसके वर्क प्लेस पे कार्य करना पड़ता है। और यदि वह प्रचलित शिक्षा संबंधी सिद्धांतों तथा प्रयोगों से स्वयं को अवगत नहीं कराता अथवा उसका व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, तो वह अपने शिक्षक या साथियों का शिक्षण के क्षेत्र में नेतृत्व नहीं कर सकता।
प्रधानाध्यापक विद्यालय का नेता ही नहीं, वह समाज का नेता है। विद्यालय की एक सामाजिक संस्था है, समाज का आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। नेता होने के कारण वह विद्यालय और समाज के निकट ले जाए गए, विद्यालय में लाए गए समाज में प्रधानाध्यापक स्वयं को पाता है, सामाजिक दशाओं तथा आकांक्षाओं का अध्ययन करता है और इन सब प्रधानाध्यापक विद्यालय के कुशल संचालन तथा समाज के मांगों की पूर्ति करने में सहायक नहीं होता है, वरन विद्यालय में समाज का आदर्श रूप प्रतिबंधित करके समाज को प्रगति के पथ पर अग्रसर करता है। इन सब विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विद्यालय की प्रमुख शक्ति है जिसके ऊपर विद्यालय की उन्नति एवं अवनति निर्भर है। जिस प्रकार हम कहते हैं अपने परिवार में बालक, परिवार से सबसे छोटा समाज उसका परिवार होता है, परिवार से बालक समाज में जाता है, समाज के बाद में उसकी भूमिका विद्यालय में होती है। तो परिवार का मुखिया जिस प्रकार पेरेंट्स उसके जैसे दादा, उसके पापा होते हैं जो पूरा घर चलाते हैं, उसके नेतृत्व में पूरा परिवार चलता है, उसी प्रकार एक प्रधानाध्यापक के नेतृत्व से पूरा विद्यालय संचालित होता है। विद्यालय में होने वाली दिन भर की गतिविधियां, संपूर्ण गतिविधियों को संचालित करने में प्रधानाध्यापक का मुख्य रोल अदा होता है, जिससे प्रभावित शिक्षण संस्था प्रभावित होती है, शिक्षण की गतिविधियां प्रभावित होती है और समस्त शिक्षण के गतिविधियों के साथ छात्र छात्राएं खुद स्वयं प्रभावित होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे प्रधानाध्यापक के कर्तव्य और दायित्व क्या है। शैक्षिक नियोजन के संबंध में हम बात कर रहे हैं, शैक्षिक प्रबंधन के संबंध में बात कर रहे हैं। तो शैक्षिक प्रबंधन में प्रधानाध्यापक के कर्तव्य और उसका दायित्व क्या है, हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले तो वो प्लानिंग करता है, यानी नियोजन करता है कि प्रत्येक शैक्षिक संस्था के प्रधान का मूल दायित्व उसका नियोजन करना, विद्यालय खुलने से पूर्व अपनी योजनाओं का निर्माण करना, साल भर की योजनाओं का टाइम टेबल बनाना कि किस प्रकार हम एक साल में इन गतिविधियों को कर अपना पूरा जो साल है उसमें अपना कोर्स, पाठ्यक्रम, अन्य को करिकुलम जो गतिविधियां हैं उसको पूरी कर सकते हैं, पाठ्यक्रम को किस प्रकार पूरा कराया जाएगा। इस तरीके की प्लानिंग जो है गर्मी की छुट्टियों में विद्यालय खुलने से पूर्व ही कर लिया जाता है। गर्मी की छुट्टियों के बाद विद्यालय खुलने की तिथि की घोषणा करना, प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति और उसका अंतिम तिथि, यदि किसी परीक्षा का प्रवेश करना है तो तिथि का निर्धारण करना, समस्त तिथियों तथा कार्यक्रमों के विद्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना, प्रवेश से संबंधित नियमों का निर्धारण करना और सभी समितियों का निर्माण करना जिसको कार्य सौंपा जाए, यह निर्धारण करना किस कक्षा में कितने छात्रों को प्रवेश दिया जाना है, किस कक्षा में कितने लड़कों की एक सेक्शन बनाया जाना है, किस प्रकार मंद छात्र, औसत छात्र तथा होशियार के छात्र जो होते हैं इंटेलिजेंट, उनका एक तरीके से अलग ग्रुप बना के उनके बैठने की व्यवस्था करना। ऐसा नहीं हो कि होशियार लड़के एक क्लास में एक जगह बैठे, मंद अलग पीछे बैठे, औसत है जो यानी होशियार के साथ औसत व्यक्ति को बिठाना, औसत के बीच में वो मंदबुद्धि छात्रों को बैठाना, इस तरीके की प्रक्रिया करना, अपने टीचर्स के साथ में इंटरेक्शन करना और अनावश्यक रजिस्टरों तथा फाइलों की व्यवस्था करना, संपूर्ण सत्र के लिए क्रियाओं का कैलेंडर तथा विद्यालय पंचांग को तैयार करवाना, विद्यालय खुलने के दिन, जिस दिन विद्यालय खुलता है उसके प्रथम विद्यालय की समाप्ति तक की सारी कार्य व्यवस्था योजना नियोजन पहले से ही वह कर लेते हैं। शिक्षक तालिका, छात्र तालिका, कक्षा कक्ष तालिका तैयार करता है, कार्यों का विभाजन करता है। शिक्षक की रुचि, यानी शिक्षक की रुचि कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने में है, किस सब्जेक्ट में उसका कमांड है, उस सब्जेक्ट को उसी टीचर में डिवाइड करना, अलग अलग विषयों को अलग अलग शिक्षकों में डिस्ट्रीब्यूट करना, शिक्षक की योग्यता के अनुसार उसे कार्यशाला में रखना, जैसे कि प्रशिक्षण में से जो अनट्रेंड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, तो ट्रेंड विद्यालयों अध्यापकों का चयन करके उसको उसकी योग्यता के अनुसार उसको उसका विषय देना और कार्य का समान वितरण करना, प्रत्येक शिक्षक की उनकी प्रक्रिया तथा पाठों की योजना तैयार करना, विभिन्न पाठ्यक्रमिक क्रियाओं की व्यवस्थाओं के लिए नियोजन करना और सत्र के दौरान
निम्नलिखित कार्यों का नियोजन करना, जैसे शिक्षण कार्य का संगठन, विभिन्न परियोजनाओं का पाठ्य सामग्री क्रियाओं का संगठन करना, उनके मूल्यांकन की व्यवस्था करना, विशेषज्ञों के भाषणों का आयोजन करना, कक्षा के परिनिरीक्षण की व्यवस्था करना, विद्यालय अभिलेख, छात्रों के लिखित कार्य और इसके सत्यापन की व्यवस्था करना, निर्देश सेवाओं को संगठित करना, विद्यालय ब्रॉडकास्ट कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, शिक्षा विभाग, प्रबंध समिति तथा अन्य से पत्र व्यवहार के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना और सत्र की समाप्ति पर वार्षिक खेलकूद दिवस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिक पुरस्कार वितरण दिवस, छात्रों के वार्षिक प्रतिवेदन का तैयार करना, उनकी यानी एनुअल रिपोर्ट्स तैयार करना, उपस्थिति, फीस आदि का हिसाब चेक करना, जिसके परिणाम घोषित होने से पूर्व मालूम हो जाए कि कौन सा ऐसा छात्र है जिसने अभी तक फीस नहीं दी है, कक्षा की प्रोन्नति के लिए नियमों का निर्धारण करना और अगले सत्र की तैयारी के लिए आवश्यक कदमों पर विचार विमर्श करना, इस संबंध में रख रखाव तथा विकास के संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करना। टीचिंग वर्क यानी शिक्षण कार्य, पाठ्य संग्रामी क्रियाओं की व्यवस्था, शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था, अनुशासन, किस प्रकार विद्यालय में बालकों और शिक्षकों के बीच में अनुशासन, इसके लिए प्रधानाध्यापक की मेन भूमिका ये है कि जब सत्र का शुरुआत होता है, जब उसकी सत्र की शुरुआत होती है नए शिक्षण सत्र की, उसी समय वो ओरिएंटेशन के दौरान अपने सारे स्टाफ को, उनके कार्यकलापों को, उनको विषयवार सब्जेक्ट से उनको अवगत कराता है। एक इंट्रोडक्शन होता है जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी आपस में एक दूसरे को पहचान सके, उनका इंट्रोडक्शन उससे इस तरीके से शुरू से लगाकर गर्मी की छुट्टियों के पूर्व उसकी तैयारी होती है, जो वर्ष के अंत तक, जब तक विद्यार्थी का इवोल्यूशन यानी उसके प्रमोट कक्षा में प्रगति और प्रमोट होने की रिपोर्ट तक तैयार नहीं दे देता, तब तक प्रधानाध्यापक के कर्तव्य और प्रधानाध्यापक अपने कर्तव्य और दायित्व का संपूर्ण रूप से पालन करता है। और शैक्षिक प्रबंधन में प्रधानाध्यापक का मेन रोल होता है वो, क्योंकि एक लीडर अच्छा होगा तभी क्या कहते हैं, पीछे की जो लीडरशिप नेतृत्व अच्छा होगा तो पीछे के अध्यापक भी उसी लीडर के अनुसार ही कार्य करेंगे। इसके लिए मेरे पास एक आपको बताती हूँ कहावत कि जिस तरीके से लहलहाती खेत में एक ठूंठ होता है, उसका कोई मतलब महत्व नहीं होता है, ना तो उसके ऊपर फल लग रहे हैं, ना उसके ऊपर पेड़ पौधे पे पत्ते होते हैं, खाली वो एक ठूंठ होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है महत्व। उसी तरीके से अगर प्रधानाचार्य उस ठूंठ की बातें होगा तो उसका ना तो विद्यालय का महत्व होगा, ना ही उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे कोई आगे बढ़ बढ़ेंगे, ना ही उसका विकास संभव है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। वह अपने कर्तव्यों और दायित्व का निर्धारण जब तक शिक्षा के सत्र स्टार्टिंग से लेकर उसके एंड तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन बड़े अनुशासित तरीके से अपने स्टाफ के कार्यों के साथ में करता है। इस प्रकार आज हमने पढ़ा शैक्षिक नियोजन, प्रबंध, उसका अर्थ, अभिप्राय, प्रधानाध्यापक की भूमिका तथा उसके कर्तव्य तथा बयान। आज अपना सेकेंड यूनिट है बेसिक एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन का सेकेंड यूनिट कंप्लीट, जिसके 4-5 क्लिप मैंने आपको दे दिए हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन दबाइए, ताकि इसी पेपर का थर्ड यूनिट के जो वीडियो मैं आगे अपलोड करूँगी वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।